लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आपको? ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921 और 22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके दौरान 1921 और 22 के अंदर भील आंदोलन। ऑप्शन है आपके सामने मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज, शोभाराम कुमावत या विजय सिंह पथिक। तो आप सब जानते हैं कि भील आंदोलन की यदि हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास में दो ही व्यक्तित्व आते हैं। एक तो है आपके सामने मोतीलाल तेजावत और एक नाम आता है आपके सामने गोविंद गिरी। भील आंदोलन दो ही व्यक्ति हैं, एक मोतीलाल तेजावत है, दूसरे कौन है? गोविंद गिरी। देखिए, गोविंद गिरी द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था वो आप सब जानते हैं, वो आंदोलन है आपके भगत आंदोलन। कौन सा था? भगत आंदोलन। और इसी भगत आंदोलन के तहत एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसे आप पढ़ते हैं मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड 17 नवंबर 1913। एक तो ये मोतीलाल तेजावत द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है वो है आपके सामने एक ही आंदोलन। कौन सा है? एक ही आंदोलन। और इसी एक ही आंदोलन के तहत जो हत्याकांड हुआ है वो है आपके सामने नीमड़ा हत्याकांड। और ये जो नीमड़ा हत्याकांड है ये कब हुआ है? तो 7 मार्च 1922। आप जानते हैं ये राजस्थान का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है। यहां पर पूछा गया है भील आंदोलन, तो देखिए इन दोनों में से एक ऑप्शन में है। यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, मोतीलाल तेजावत। ये जो मोतीलाल तेजावत है, याद रखिएगा, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? आदिवासियों का मसीहा। इन्हें बाऊजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इन्हें? बाऊजी। अच्छा, इन दोनों की एक एक बात और भी याद रखिएगा। मोतीलाल जो तेजावत है इनकी जो जन्मस्थली है वो तो है कोलियारी गांव। और कोलियारी गांव जो है वो कहां पर है? तो आप कहेंगे सर उदयपुर में। ठीक है, लेकिन गोविंद गिरी की जो जन्मस्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, बांशिया ग्राम। कौन सा है? बांशिया ग्राम। और ये कहां पर है? डूंगरपुर में। लेकिन याद रखिएगा, गोविंद गिरी ने ये जो आंदोलन चलाया है भगत आंदोलन, इसके लिए किस स्थान को अपना केंद्र बनाया था? तो भी याद रखना है बेड़सा गांव। और ये भी कहां पर है? डूंगरपुर में। गोविंद गिरी का संबंध जिस परिवार से है वो है बंजारा परिवार। और मोतीलाल तेजावत का संबंध जिस परिवार से है, याद रखिएगा, वो है आपके सामने ओसवाल परिवार। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। देखिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? अब आप सब जानते हैं कि ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 3 चरणों में हुआ है। ये भी डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ? याद रखिएगा 3 चरणों में। ये 3 चरण कौन कौन से थे? तो देखिएगा, 1897 से लेकर 1915 इस आंदोलन को चलाने का कार्य जिस व्यक्तित्व ने किया था वो है आपके सामने साधु सीताराम दास। ठीक है, उसके बाद में फिर 1916 से लेकर 1922 इस आंदोलन को चलाया था विजय सिंह पथिक ने। किसने चलाया था? विजय सिंह पथिक, यानी कि भूप सिंह गुज्जर। उसके बाद में 1923 से लेकर 1941 तक जो ये आंदोलन चला था, ये चलाया था, याद रखिएगा, हरिभाऊ उपाध्याय ने। वैसे इनके साथ में भी थे 3 व्यक्ति और, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, ऐसे लोग। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। यहां पर पूछा जा रहा है 1913 में बिजोलिया, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, साधु सीताराम दास।
आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो याद रखिएगा साधु सीताराम दास। लेकिन आपको पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो हो जाएंगे विजय सिंह पथिक। ठीक है, और बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखिएगा। दो और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है चौरीकर 1903 और एक होता है तलवार बंदईकर जिसे बोलते हैं उत्तराधिकारी शुल्क 1906। चौरीकर जिसने लगाया वो है आपके करसन सिंह या फिर बोलते हैं इनको किशन सिंह। तलवार बंदईकर लगाया है पृथ्वी सिंह ने, जो कि क्या था, उत्तराधिकारी शुल्क था। याद रखिएगा पूछा जाए निम्न में से राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था, वो है याद रखिएगा जैसलमेर। वो एकमात्र रियासत कौन सी है, याद रखिएगा जैसलमेर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया ना, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछ रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम था। बहुत अच्छा, सबसे शानदार क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी क्वेश्चन में होता है। यहां पूछ क्या रहा है देखिएगा, कुमारपाल प्रबंध। अच्छा सबसे पहले तो ये देखिए कि कुमारपाल प्रबंध के लेखक कौन है। तो कुमारपाल प्रबंध के जो लेखक हैं वो है आपके हेमचंद्र। अब यहां पूछा जा रहा है कि उस कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ किले का जो निर्माण है वो एक मौर्य राजा ने करवाया है, उस राजा का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, चित्रांगद, चित्रांग, चित्रगुप्त या दशरथ। अब नो डाउट 3 और 4 में तो आपको कोई डाउट भी नहीं है, डाउट है 1 और 2। याद रखिएगा जब आपको पूछा जाए कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, चित्रांग मौर्य। डायरेक्ट ही पूछा जाए कि चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया है, तो फिर आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा। अगर दोनों में से एक ऑप्शन में मिल रहा है तो फिर चाहे चित्रांग हो या फिर चित्रांगद हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में मिले तो फिर आपको आधार बनाना किसको, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, चित्रांग मौर्य ने। याद रखिएगा इस किले की एक और खास बात याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि ये जो चित्तौड़ का किला है ये कौन से पठार पर है। याद रखिएगा मैसा का पठार। पूछा जाए इस किले के अंदर कौन सी नदियों का पानी या कौन सी नदियों के संगम पर, तो फिर याद रखिएगा गंभीरी वे बेड़च। बेड़च की ही शायद नदी है कौन सी, गंभीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कान्नड़ देव था नागौर का शासक, जालोर का शासक। देखिए हाँ, कान्नड़ देव था नागौर का शासक, जालोर का शासक, एक कवि या फिर चौहानों का एक सामंत। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि सर 2 ग्रंथ है, एक तो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कान्नड़ देव प्रबंध। इसके लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर पद्मनाभ। ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में आप सब जानते हैं कि पूरी जो कहानी है वो किसकी है, कान्नड़ देव सोनगरा की। याद रखिएगा ये चौहान वंश के हैं, कान्नड़ देव सोनगरा, और आप सब जानते हैं ये कहाँ के शासक हैं, याद रखिएगा जालोर के शासक। इन्हीं के समय जालोर का पहला शाका हुआ था, कब, याद रखिएगा 1311, और आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था वो था एके अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जालोर का नाम बदलकर क्या किया था, याद रखिएगा जलालाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन देखिए, वे स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, वे कुंभल दुर्ग का निर्माता था। आप कहेंगे बिल्कुल सर कुंभलगढ़ किला
कुंभा द्वारा ही निर्मित है। वे संगीत प्रेमी था, बिल्कुल इसीलिए के तो उपाधि है कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, बिल्कुल। पहला जो कथन है वो असत्य है, वे स्वयं विद्वान नहीं था। कुंभा एक स्वयं विद्वान थे, इसीलिए तो आप जानते हैं कि इतिहास के अंदर वह राजा जिसे सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है वो कुंभा है, और कुंभा को ही स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके सामने क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिकी जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वे कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान या यंग राजस्थान। देखिए सबसे पहले तो चर्चा है राजस्थान सेवा संघ, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, वर्तमान के एग्जामों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस संघ से रिलेटेड। राजस्थान सेवा संघ का गठन 1919 के अंदर, याद रखिएगा, कहां पर हुआ था? वर्धा, महाराष्ट्र। लेकिन इसका राजस्थान में स्थानांतरण कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1920। और कहां किया गया था? तो याद रखिएगा अजमेर में। अच्छा, राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से पहला जो समाचार पत्र था वो था आपके राजस्थान केसरी, लेकिन यहां कंडीशन पूछी गई है कि वो अजमेर से निकाला गया है, ये देखिए। लेकिन राजस्थान केसरी तो कहां से था? वर्धा, महाराष्ट्र। अजमेर से जो समाचार पत्र निकाला गया वो है नवीन राजस्थान। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, जब यहां नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र को बंद कर दिया गया तो इसकी जगह एक और कौन सा नया समाचार पत्र? याद रखिएगा तरुण राजस्थान। और तरुण राजस्थान से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है, वो अक्सर पूछता है कि बूंदी किसान आंदोलन का उल्लेख कौन से समाचार पत्र में है? याद रखिएगा तरुण राजस्थान में। यह ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। देखिएगा क्वेश्चन पूछने के तरीके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहां की गई थी? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। जिला पूछा जाता है कई बार, याद रखिएगा नागौर से। ठीक है, तो 1959 1959 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आर्टिकल से, और यहां पर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर, 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें? देखिएगा राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? आप कहेंगे सर 200। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आप कहेंगे सर 25। राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? आप कहेंगे 10। कई बार ये दोनों काउंट करके पूछा जाता है, क्रम से कितनी है? याद रखिएगा 35। ऐसे भी पूछ लेता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 13। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का भाग है? अब सीधा ऑप्शन जोधपुर, पिलानी, करौली या अलवर। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, अलवर। चलिए एक और बताइएगा कि अभी वर्तमान के अंदर तो आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 जिले हैं, कौन कौन से? कमेंट करना आप। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। पूछा जा रहा है राजस्थान में तारा भांत की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? देखिएगा तारा भांत की ओढ़नी पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आपको जवार भात की ओढ़नी पूछे, तो ये जो ओढ़नी है
चाहे तारा भात हो, चाहे ज्वार भात हो, ये सब की सब कौन सी है, याद रखिएगा, आदिवासी महिलाओं से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। भारत और अमेरिका के मध्य सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारत संसद द्वारा पारित हुआ है कब? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 2010 में। यानी कि हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं वो सेकंड ग्रेड 2011 का है, तो ये करंट के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपके सामने 13 पूछा जा रहा है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? इसका आंसर तो आप ही को बताना है। भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? अब सिंपल सा है, 1919 है, 1961 है, 1858 है या फिर 1870 है, बताइएगा। भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन थे। अब देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय अधिनियम जो है 1935, भारतीय अधिनियम 1935 क्या कह रहा है, देखिएगा। भारतीय अधिनियम 1935 हाँ, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र था। यह कथन किसका था कि ये जो भारतीय अधिनियम 1935 है ये तो दास्ता का क्या है, बंधन पत्र, और ये कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत जो है वो एक अपराध घोषित है? देखिए, डायरेक्ट आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। छुआछूत अपराध कौन से अनुच्छेद के तहत? आप कहेंगे सर अनुच्छेद है 17 में है खतरा, छुआछूत अपराध घोषित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? 40वां, 44वां, 42वां या 36वां? आप कहेंगे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें जो संशोधन किया गया है वो किया गया है आपके 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर है आपके सामने 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। ये भी डायरेक्ट आपके अनुच्छेद से, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? पॉलिटी से संबंधित अच्छे क्वेश्चन है यहाँ। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर, आर्टिकल 32। अगला देखिएगा, फिर आर्टिकल से क्वेश्चन आया, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, 51A में। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? आप कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। अभी चुनाव हुए तो करंट के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पेपर जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन किए। अब लगातार आपके इसी प्रकार सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएस और एसआई के पेपर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले एक और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।